हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही शानदार सीरीज, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बिना समय गवाए चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इससे पहले कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर आंसर करेंगे सभी लोग। भौतिक विज्ञान की सीरीज का फर्स्ट सीरीज एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित, अमृत साबित होने वाली है। बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? कैस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ, गीगर काउंटर, रैन गेज। क्वेश्चन नंबर एक के लिए आंसर लेंगे आप सभी लोगों के। यस, वेरी गुड। सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो आपको बता दें, सीस्मोग्राफी जो होता है, सीस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंप मापने का यंत्र होता है। क्या होता है? भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं उसे, सीस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर एक के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या है? हाइड्रज है, वोल्ट है, वाट है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यस, तो शक्ति का मात्रक वाट है। क्या है? वाट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। शक्ति को किससे मात्रक मतलब मापने के लिए होता है, तो मात्रक का मतलब मापने के लिए है, तो किससे मापते हैं? वॉट से मापते हैं शक्ति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर तीन ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? भाई, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्ट्रोमीटर, सोनार। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए सोनार नाम का एक यंत्र होता है, उसका उपयोग किया जाता है। क्या? सोनार, सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं। सेशन क्वेश्चन नंबर चार ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ी ही शानदार श्रृंखला के साथ। बिल्कुल भी मिस ना करें प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की ये बहुत ही शानदार श्रृंखला। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो होता है, पायरोमीटर जो होता है वो बता दें आप लोग कि किसके मापन के लिए, किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के मापन में, आर्द्रता के, उच्च ताप के, घनत्व के। क्वेश्चन नंबर चार के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर चार, और यहाँ पे बहुत बढ़िया आंसर आया आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन नंबर चार के लिए। और क्वेश्चन नंबर चार का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर आपके उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर पाँच ये रहा आप लोगों के सामने, बड़ी ही शानदार सीरीज के साथ। अब सफलता आप लोगों से दूनी, मात्र 30 मिनट। आपकी सफलता के लिए हम वचनबद्ध हैं, संकल्पमय हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर पाँच को रीड करेंगे। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है? बल को किससे मापते हैं? फैराड से, फर्मी से, न्यूटन से, रदरफोर्ड से। क्वेश्चन नंबर
5 के लिए आंसर करेंगे बच्चों। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर किया आप लोगों ने। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। एक पारसेक एक पारसेक तारों के मध्य दूरियां मापने वाला यंत्र होता है पारसेक। किसके बराबर होता है? एक पारसेक बराबर होता है 4.25 प्रकाश वर्ष के, 3.25 प्रकाश वर्ष के, 4.50 प्रकाश वर्ष के, 3.05 प्रकाश वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका आंसर काफ़ी बच्चों का सही आ रहा है। यस, वेरी गुड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3.25 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। पारसेक होता क्या है? तारों के मध्य दूरी में मापने का यंत्र होता है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर क्या है? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक माइक्रोन बराबर क्या होता है? यस, वेरी गुड। और आप में से काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर बराबर एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। श्रृंखला के सेशन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 नैनोमीटर होता है। यहाँ जो आपका ये साइन है, ये समझो घात बता रहा है आपका, कैसे कि 10 की घात -6 सेंटीमीटर, 10 की घात -7 सेंटीमीटर, इस टाइप से बता रहा है। तो एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो जैसे कि 10 की घात 7 सेंटीमीटर, 10 की घात 7, वो भी कैसी? माइनस में, -7 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है ना, ये घात यहाँ चली जाएगी। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -7 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्रीय बल, मजबूत परमाणु बल। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यस, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपसारी बल कौन सा है? तो अपकेंद्रीय बल को ही अपसारी बल बोलते हैं। ठीक है, अपकेंद्रीय बल को ही अपसारी बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों का आया और बिल्कुल राइट आंसर आया, रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण, जो आपका रॉकेट जो होता है वो रेखीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे जाता है, ऐसे ऑर्बिट यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ऑर्बिट के चक्कर लगाते हुए ऐसे 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 जाके केंद्र बिंदु पे जाएगा, है ना। तो रेखीय संवेग संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित? क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है?
ऊर्जा से, कार्य से, गति से, जड़त्व से। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे सभी बच्चे। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए अधिकतम बच्चों का आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो है आपका जड़त्व के नियम से संबंधित है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है आपसे, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? जड़त्व के कारण, वेग के कारण, प्रतिक्रिया, गति। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करें भाई। क्या कारण है कि जब कोई व्यक्ति चट्टान पर, जैसे ही चट्टान पर हम कुछ हथौड़े से या किसी चीज़ से वार करते हैं तो व्यक्ति स्वयं चोटिल हो जाता है? क्यों हो जाता है? यस, वेरी गुड। आंसर आना स्टार्ट भी हो गए आप लोगों के। यस, बहुत बढ़िया, शानदार आंसरों के साथ शुरुआत। यस, प्रतिक्रिया बल लगता है उस पर। क्या लगता है? प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे ही हम उस पर चोट मारते हैं तो चोट घलने के बाद तुरंत वापस उतनी ही गति से वापस प्रतिक्रिया होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिक्रिया बल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, वेग असमान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करें। तो एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या त्वरित हो सकती है? एक समान गति के साथ क्या एक वस्तु त्वरित हो सकती है? नहीं हो सकती है। सदैव त्वरित होगी? ये भी नहीं होगा। वेग असमान होगा? ये भी नहीं होगा। त्वरित हो सकती है। यस, त्वरित हो सकती है। एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। वित्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। वित्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु का उदाहरण है। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? वस्तु का उदाहरण है। एक समान वेग व अचर त्वरण, एक समान गति और अचर वेग, एक समान गति और चर वेग, एक समान गति और चर त्वरण। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। यस, एक समान गति और चर वेग। यस, 14 नंबर क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से रीड करेंगे। एक साइकिल चालक को, एक कोई साइकिल चालक है, एक साइकिल चालक को वित्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए? आगे की ओर, पीछे की ओर, केंद्र की ओर, केंद्र से विपरीत, किस ओर झुकना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। यस, वेरी गुड। जब हम कोई साइकिल वृत्ताकार में साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि साइकिल सवार जब साइकिल चलाता है तो इस मोड़ पर आने के बाद वो केंद्र की ओर, केंद्र कहाँ रहेगा? यहाँ, तो केंद्र की ओर झुकेगा, है ना। तो केंद्र की ओर झुकता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वेरी गुड बच्चों, एक अच्छा आंसर। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे और आभार प्रकट करना चाहेंगे। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए यस, वेरी गुड। सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमज़ोर बल होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल।
सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। प्रक्षेप का पथ कहलाता है। प्रक्षेप का पथ कहलाता है ऊंचाई, परास, प्रक्षेप वक्र, उड़ान। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। यस, वेरी गुड। प्रक्षेप का पथ कहलाता है उड़ान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रक्षेप का पथ क्या कहलाता है? उड़ान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए डी ऑप्शन। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? घूर्णन गति, चक्रण घुमाव गति, प्रक्षेप गति, रूपांतरित गति। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करेंगे। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रक्षेप गति का उदाहरण है रेलवे की गति। रेलवे की गति किस प्रकार का उदाहरण है? प्रक्षेप। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और 19 ये रहा आप लोगों के सामने। सेशन क्वेश्चन नंबर 19। एक नाव जल में नहीं डूबेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? भाई, एक नाव जब पानी में नहीं डूबती है तो उसका विस्थापन जो होता है वो किसके बराबर होता है? नाव के आयतन के, नाव के भार के, नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, नाव के घनत्व के। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो देखिए, जब नाव पानी में नहीं डूबेगी, जब तक उसके विस्थापन कितना होगा? नाव के भार के बराबर जल का विस्थापन होगा। नाव के भार के बराबर जल का विस्थापन होने पर नाव पानी में नहीं डूबती है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। तोप से एक गोला दागा जाता है। तोप से एक गोला दागा जाता है। गोले की गति है। गोले की गति कैसी होगी? सीधी रेखीय गति, प्रक्षेप गति, उच्च परवलयाकार गति, क्षैतिज गति। क्या होगी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए? तो जैसे ही हमने आपका एक तोप से गोला दागा तो गोले की गति क्या होगी? इस टाइप से होगी। तो वो प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रक्षेप गति कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य का सिद्धांत होता है वो अपकेंद्रण होता है। क्या होता है? अपकेंद्रण होता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने। पृथ्वी पर पलायन वेग है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 24 की ओर।
सेशन का क्वेश्चन नंबर 24, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान वस्तु पर लगते हैं, समान परिणाम वाले होते हैं, समान दिशा में होते हैं, सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए यस वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समान परिणाम वाले होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों क्या कैसे होते हैं? समान परिणाम वाले बल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, शरीर में जल मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र में से गंदगी दूर करने में। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए यस वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जैसा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया, शरीर का ताप नियंत्रण करने के लिए पसीना निकलता है। मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से पसीना किसमें सहायक होता है? शरीर का ताप नियंत्रण करने में। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 26 को अच्छे से रीड करेंगे एक बार और आंसर करेंगे। किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। 100% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। 20% आर्द्रता, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। 20% आर्द्रता और 60 डिग्री तापमान। सही बताइए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो आपको बता दें कि जल्दी कपड़े कब सूखते हैं? 20% आर्द्रता हो लेकिन 60% ताप हो। उसको आर्द्रता से 3 गुना ताप होना चाहिए। आर्द्रता से 3 गुना ताप होने की स्थिति में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसका आंसर है 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और सेशन के क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने। अच्छे से रीड करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प एक गैस होती है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है और वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोगों को बता दें कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बोतल हिमनांग पर सिकुड़ती है। बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी होगा। पानी जमने पर कैसा होता है? फैलता है। जैसे ही वो बर्फ़ बनेगी तो उसका प्रसार होगा, ठीक है, तो वो बोतल टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़ों को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लोहे के टुकड़े का ताप लकड़ी के टुकड़े से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक होता है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करेंगे। यस वेरी गुड। तो आपको बता दें लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। और ये भौतिक विज्ञान का आपका अंतिम लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन या 30 परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमनांक घटता है। क्वथनांक बढ़ता है और हिमनांक बढ़ता है। क्वथनांक और हिमनांक दोनों घटते हैं। क्वथनांक और हिमनांक दोनों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करेंगे।
तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 30 में क्वथनांक बढ़ता है तब हिमनांक घटता है, क्वथनांक बढ़ेगा तो हिमनांक घटता है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस सेशन पर जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर हम तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं सभी लोगों का सहयोग बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपकी भौतिक विज्ञान की सीरीज भौतिक विज्ञान की फर्स्ट सीरीज जिसमें हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बड़े ही जानदार और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आप लोगों के बीच, जो कि आपके ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिल्कुल भी मिस ना करें, सभी अपने भाई बिंदु मत सका सभी लोगों को शेयर कर दें और पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।